नमस्कार। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये दिखने में जितने साधारण हैं उतने हैं नहीं, काफी मजबूत होते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या फिर जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, उसमें एक कैल्शियम 2 क्लोरीन से कैसे जुड़ जाता है? हाँ, ये सब आयनिक बंध की वजह से होता है। आज हम इसी सब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, परमाणुओं की दुनिया में। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी खास बंधन को समझने में मदद करेंगे। आयनिक बंध। अच्छा। हम देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, क्यों कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और कुछ लेना। और आखिर में जो यौगिक बनते हैं जैसे नमक, वो इतने स्थिर, इतने स्टेबल क्यों होते हैं। तो इसमें हम लुईस दृष्टिकोण, अष्टक नियम और वो क्या था, जालक एंथैल्पी, हाँ, जालक एंथैल्पी, इन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा मिशन साफ है, आयनिक बंधन के पीछे का विज्ञान समझना, परत दर परत। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये आयनिक बंध बनने का आइडिया ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें करीब 1916 में जाती हैं। 2 वैज्ञानिक थे, W. कोसेल और G. N. लुईस। कोसेल और लुईस, ठीक है। उन्होंने संयोजकता मतलब वैलेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया, ये समझाने के लिए कि परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं। और उनका मेन आइडिया क्या था? उनका मुख्य विचार आधारित था उत्कृष्ट गैसों पर, नोबल गैस जिन्हें कहते हैं। नोबल गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो बहुत स्थिर होती है ना? हाँ, किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती। सही कहा। और इसका राज है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल में। बाहरी शेल? हाँ, उसमें आमतौर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं, पर बाकी सब में 8। NS2 NP6। 8 इलेक्ट्रॉन? तो ये एक तरह से फुल हो गया। हाँ, इसे एक पूर्ण या बहुत स्थिर विन्यास माना जाता है। तो लुईस और कोसेल ने कहा कि बाकी परमाणु भी जब बंध बनाते हैं तो इसी स्थिरता को पाना चाहते हैं। मतलब वो भी अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। बिल्कुल, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं। या हीलियम जैसा बनना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे डुप्लेट कहते हैं। अच्छा, इसी को अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं? हाँ, यही है ऑक्टेट रूल। तो ये एक तरह का परमाणुओं का गोल हो गया। जैसे हम सब स्थिरता चाहते हैं, वैसे ही परमाणु भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं। पर ये लक्ष्य हासिल कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। उनमें से एक है इलेक्ट्रॉनों का पूरा ट्रांसफर, एक परमाणु से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देना। पूरा ट्रांसफर मतलब एक ने दिया, दूसरे ने ले लिया। हाँ, बिल्कुल। और इसी से बनता है आयनिक बंध। ये खासकर उन तत्वों के बीच आसानी से होता है जिनमें एक की इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी हो और दूसरे की लेने की। इलेक्ट्रॉन खोने और पाने की प्रवृत्ति, इसे नापते कैसे हैं? क्या कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए 2 चीजें देखते हैं। पहली है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वो ऊर्जा है जो किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है। जिनकी IE कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, जैसे धातुएं। अच्छा, और दूसरी चीज? दूसरी है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी EGE। ये ऊर्जा में वो बदलाव है जब कोई गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जिनकी EGE बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना बहुत पसंद करते हैं, जैसे हैलोजन। हैलोजन जैसे क्लोरीन? हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह। तो जिसकी IE कम हो जो आसानी से दे सके, और जिसकी EGE हाई नेगेटिव हो, जैसे लेने की जबरदस्त इच्छा हो। बिल्कुल। वो आयनिक बंध बनाने के लिए एक परफेक्ट जोड़ी हो गई। एकदम सही कहा। ये एक सौदा है जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों को स्थिरता मिलती है। एक इलेक्ट्रॉन खोकर स्थिर हो गया, दूसरा लेकर। हाँ, एक ने खोकर अपना ऑक्टेट पूरा किया या उसके पास वाला स्थिर विन्यास पाया, और दूसरे ने लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। यही लुईस दृष्टिकोण का सार है। चलिए, इसे नमक के उदाहरण से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन ये सौदा कैसे करते हैं? ठीक है। सोडियम Na एक क्षार धातु है, एल्कली मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 मतलब बाहरी कोश में बस एक इलेक्ट्रॉन। अगर कोश के हिसाब से देखें तो 2 8 1। हाँ, 281। सबसे बाहरी यानी तीसरे कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन।
तो ऑक्टेट के लिए इसे या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे या बस ये एक बाहरी वाला खो देना होगा। दूसरा ज्यादा आसान लग रहा है। बिल्कुल। सोडियम के लिए अपना वो 3s1 इलेक्ट्रॉन खो देना कहीं ज्यादा आसान है ऊर्जा के हिसाब से। ऐसा करने पर उसका बाहरी कोश अब दूसरा वाला बन जाता है जिसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 2-8। ये नोबल गैस नियॉन जैसा स्थिर विन्यास है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज, वो Na धनायन यानी कैटायन बन जाता है और इसकी आयनन एंथैल्पी भी कम होती है, तो ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब क्लोरीन की बारी। Cl वो हैलोजन है। क्लोरीन का विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कोशों में देखें तो 2-8-7। 7 बारी इलेक्ट्रॉन। अरे इसे तो बस एक ही चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाँ, सिर्फ एक। तो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, क्लोरीन उसे लपक लेगा। बिल्कुल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी काफी नेगेटिव होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने को बहुत तैयार रहता है। तो जब वो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेगा उसका विन्यास हो जाएगा 2-8-8। हाँ, 2-8-8। ये नोबल गैस आर्गॉन जैसा स्थिर विन्यास है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो Cl- ऋणायन यानी एनायन बन जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया हुई। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया Na to Na++ E-, क्लोरीन ने लिया Cl+E-, 2Cl-, दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट पा लिया। सही। लेकिन अब ये अलग अलग आयन हैं, एक पॉजिटिव Na+, एक नेगेटिव Cl-, ये जुड़कर NaCl कैसे बनाते हैं? यहीं पर काम आता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, विपरीत आवेश, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल। तो ये बना हुआ Na+ धनायन और Cl- ऋणायन एक मजबूत आकर्षण बल से बन जाते हैं। इसी आकर्षण को आयोनिक बंध कहते हैं। और ये सिर्फ एक Na+ और एक Cl- के बीच नहीं होता। ये आयन एक मजबूत 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हो जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस। हाँ, जिसमें हर Na+ कई Cl- से घिरा होता है और हर Cl- कई Na+। एक पूरा नेटवर्क बनता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक से एक का रिश्ता नहीं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है जो आकर्षण से बंधी है। कमाल है कि कैसे स्थिरता की चाहत इन्हें ऐसे जोड़ देती है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मूला तो कुछ और ही कहानी कहता है। उसमें तो एक Ca और 2 Cl हैं। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड का मामला थोड़ा अलग है। कैल्शियम Ca क्षारीय मृदा धातु है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 का तत्व। सही। इसका विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कोशों में देखें तो 2,8,8,2। बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2। अच्छा, तो अष्टक नियम के हिसाब से इसे स्थिरता पाने के लिए अपनी ये 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन खोने होंगे। बिल्कुल। ताकि विन्यास 2,8,8 हो जाए, आर्गन जैसा। बिल्कुल। कैल्शियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खोकर Ca2+ आयन बनाता है। इस पर +2 का चार्ज होता है। ये एक डाइवैलेंट कटायन है। +2 चार्ज वाला आयन। लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। हाँ, हर क्लोरीन परमाणु को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या होता है? क्या एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को संभालता है? एकदम सही पकड़ा। एक कैल्शियम परमाणु अपने 2 बाहरी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन परमाणु को देता है। अच्छा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु को देता है। ओह, तो ये ऐसे काम करता है, एक कैल्शियम डोनर और 2 क्लोरीन लेने वाले। हाँ, प्रक्रिया ऐसी होती है। Ca2,8,8,2 + 2E- Ca2+2 आयन। हाँ, Ca2,8,8,2 + 2Cl2,8,7 + 2E- Ca2+2,2,2,2 + 2Cl-। हाँ। अगर कुल मिलाकर देखें तो एक कैल्शियम परमाणु 2 क्लोरीन परमाणुओं से रिएक्ट करता है। Ca2,8,8,2 + 2Cl2,8,7 is equal to Ca2+2,2,2,2 + 2Cl-। और फिर ये आयन Ca2+2 और 2 Cl- आपस में आकर्षण से जुड़कर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का क्रिस्टल बना लेते हैं। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तत्वों की वैलेंसी यानी कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता है वो तय करती है कि यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। NaCl में 1:1 रेशियो, CaCl2 में 1:2। हाँ, लेकिन अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है। हमने देखा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या यही स्थिरता की पूरी कहानी है? क्या सिर्फ आयन बन जाना ही काफी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। लुईस दृष्टिकोण और ऑक्टेट रूल ये समझाने में तो बहुत अच्छे हैं कि बंध क्यों बनता है, स्थिरता पाने के लिए। लेकिन यौगिक की जो ओवरऑल स्थिरता है, खासकर ठोस अवस्था में, वो सिर्फ अलग अलग आयनों के बनने से तय नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो क्या है? वो है क्रिस्टल जालक का बनना और उससे जुड़ी ऊर्जा। क्रिस्टल जालक, आप उसी 3D स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं जिसमें आयन्स अरेंज होते हैं? हाँ, वही। जब ये गैसीय अवस्था में बने आयन जैसे Na+ और Cl- या Ca2+ और 2Cl- पास आते हैं और एक ठोस क्रिस्टल संरचना में सज जाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है? हाँ, ऊर्जा रिलीज होती है। इस प्रोसेस को जालक निर्माण कहते हैं और इससे जुड़ी ऊर्जा को जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। तो ये जालक एंथैल्पी क्या है फिर? परिभाषा क्या है इसकी? तकनीकी रूप से परिभाषा ये है कि जालक एंथैल्पी वो ऊर्जा है जो 1 मोल ठोस आयोनिक यौगिक को उसके गैसीय आयनों में पूरी तरह अलग करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, तोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा। हाँ, लेकिन इसे समझने का एक और तरीका है जो शायद ज्यादा आसान लगे। ये वो ऊर्जा है जो गैसीय आयनों के मिलकर ठोस क्रिस्टल बनाने पर निकलती है। मतलब बनने में निकलने वाली ऊर्जा। हाँ, और जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, क्रिस्टल उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। अच्छा, तो ये ऊर्जा का निकलना ही स्टेबिलिटी लाता है। हाँ। क्या NaCl के लिए इसका कोई मान है, कोई वैल्यू? हाँ, स्रोत बताते हैं कि NaCl के लिए जालक एंथैल्पी लगभग -788 किलो जूल मोल है। -788? हाँ, माइनस साइन यही दिखाता है कि ऊर्जा निकल रही है। जब 1 मोल गैसीय Na+ और Cl- आयन मिलकर ठोस NaCl बनाते हैं, Na+ of G प्लस Cl- of G 2 NaCl of S, तो 788 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। 788 किलो जूल प्रति मोल, ये तो काफी ज्यादा ऊर्जा लग रही है। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। क्या यही वजह है कि नमक का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इतना ऊंचा होता है? करीब 801 डिग्री सेल्सियस। उसे पिघलाने के लिए इस मजबूत जालक को तोड़ना पड़ता होगा? बिल्कुल सही पकड़ा। यही उच्च जालक एंथैल्पी आयनिक यौगिकों को उनकी कठोरता, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे गुण देती हैं। उन आयनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है। अब जरा पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचें, आयनिक यौगिक बनने की। हाँ, इसमें तो कई स्टेप्स हैं, जैसे सोडियम को पहले गैस बनाना, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना। इसमें तो ऊर्जा देनी पड़ी होगी, आयनन एंथैल्पी। सही। फिर क्लोरीन के अणु को तोड़कर परमाणु बनाना, फिर उसे इलेक्ट्रॉन देना। इसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाली ऊर्जा शायद निकली होगी। हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टेप्स में ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे सोडियम का आयनीकरण। कुछ में ऊर्जा निकलती है, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आयन बनाने तक कुल मिला के ऊर्जा देनी ही पड़ रही हो? हाँ, कई बार ऐसा ही होता है। अगर हम सिर्फ अलग अलग आयनों के बनने तक की ऊर्जा के हिसाब लगाएं, तो नेट रिजल्ट अक्सर यही होता है कि हमें ऊर्जा देनी पड़ी है। यानी सिर्फ आयन बनाना अपने आप में शायद ऊर्जा के लिहाज से फायदेमंद ना हो। तो फिर ये यौगिक बनते ही क्यों हैं और इतने स्थिर क्यों होते हैं अगर बनाने में ऊर्जा लग रही है? यहीं पर जालक एंथैल्पी हीरो बनकर आती है। अच्छा, वो जो गैसीय आयनों से ठोस क्रिस्टल बनने पर भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, NaCl के लिए 788 किलो जूल मोल, वो आयन बनाने में लगी ऊर्जा की भरपाई कर देती है और उससे कहीं ज्यादा होती है। ओह, यानी पूरी प्रक्रिया का जो नेट रिजल्ट है वो ये होता है कि काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का ये नेट रिलीज आयनिक यौगिक को थर्मोडायनामिक रूप से बहुत स्थिर बना देता है। तो मतलब अकेले आयन बनना शायद उतना फायदेमंद ना हो। असली स्टेबिलिटी तो पूरे क्रिस्टल के एक साथ आने से, उस जालक के बनने से मिलती है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, ये सिर्फ 2 परमाणुओं के बीच का मामला नहीं रहा, ये तो लाखों करोड़ों आयन्सों के एक साथ आने का नतीजा है। एकदम सही। ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों करना चाहेंगे।
लेकिन जालक एंथैल्पी हमें समझाती है कि वो जो ठोस यौगिक बना वो इतना स्टेबल क्यों है। ये उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आयनों के बीच जो मजबूत आकर्षण है उसका नतीजा है। हमारे स्रोत सामग्री में ये भी लिखा था कि आयनों का आकार, साइज और उन पर आवेश, चार्ज जैसे फैक्टर भी जालक एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। जालक एंथैल्पी मूल रूप से आयनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर निर्भर करती है। ठीक है। और फिजिक्स के नियम बताते हैं कि आवेशित कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होता है अगर पहला, उन पर चार्ज ज्यादा हो, और दूसरा, वो एक दूसरे के ज्यादा पास हों, यानी उनका साइज छोटा हो। अच्छा, ज्यादा चार्ज और छोटा साइज मतलब ज्यादा मजबूत आकर्षण। बिल्कुल। तो अगर हम NaCl और CaCl2 की तुलना करें, Ca² पर +2 चार्ज है, Na पर +1, Cl- पर तो दोनों में -1 है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि Ca² और Cl- के बीच आकर्षण Na और Cl- के बीच के आकर्षण से ज्यादा मजबूत होगा? हाँ, बिल्कुल। चार्ज ज्यादा होने की वजह से Ca² और Cl- आयनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होता है। साइज का भी असर होता है, पर चार्ज का असर अक्सर ज्यादा होता है। और ज्यादा मजबूत आकर्षण का मतलब है कि जब Ca² और 2 Cl- मिलकर CaCl2s क्रिस्टल बनाएंगे तो NaCl बनने की तुलना में और भी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। मतलब CaCl2 की जालक एंथैल्पी NaCl से ज्यादा नेगेटिव होगी, या कहें कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? हाँ, ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि CaCl2 का क्रिस्टल NaCl से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट करीब 772-775 डिग्री सेल्सियस है, जो NaCl के 801 के काफी करीब है। यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे दूसरे फैक्टर भी थोड़ा रोल निभाते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, सिद्धांत यह है कि ज्यादा चार्ज से ज्यादा मजबूत जालक बनता है। ये दिखाता है कि कैसे आयनों के गुण सीधे यौगिक की स्थिरता और उसके फिजिकल गुणों को प्रभावित करते हैं। ये तो कमाल है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने शुरू किया ये समझने से कि परमाणु स्थिरता क्यों चाहते हैं और कैसे ऑक्टेट रूल उन्हें एक तरह से रास्ता दिखाता है। फिर हमने देखा कि आयोनिक बंध इलेक्ट्रॉन के पूरे ट्रांसफर से बनता है। एक देता है धनायन, दूसरा लेता है ऋणायन। NaCl और CaCl2 के उदाहरणों से समझा कि ये कैसे होता है। और शायद सबसे जरूरी बात ये सीखी कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयन बनना पहला कदम है, पर असली स्थिरता तब आती है जब लाखों करोड़ों आयन मिलकर एक मुनज्जम क्रिस्टल जालक बनाते हैं। हाँ। और इस प्रक्रिया में जो भारी ऊर्जा निकलती है, जालक एंथैल्पी, वही इन यौगिकों को उनकी जबरदस्त मजबूती और स्थिरता देती है। बिल्कुल, ये जालक एंथैल्पी है जो आयन बनाने में लगी ऊर्जा की भरपाई करके पूरी प्रक्रिया तो फायदेमंद बनाती है। और हमने ये भी समझा कि आयनों का चार्ज और साइज इस जालक एंथैल्पी पर असर डालते हैं, जिससे अलग अलग आयनिक यौगिकों के गुणों में फर्क आता है। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ते हैं। हमने देखा कि Ca+2 पर Na+ से दुगना चार्ज होने के कारण CaCl2 की जालक एंथैल्पी ज्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही आयनिक साइज भी मायने रखता है। Ca+2 आयन का साइज Na+ आयन से थोड़ा अलग है। हाँ, करीब करीब बराबर सा ही है, थोड़ा सा छोटा है शायद Ca+2। तो विचार करने लायक सवाल ये है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की जालक एंथैल्पी NaCl और CaCl2 के मुकाबले कैसी होगी? अच्छा सवाल है। मैग्नीशियम Mg भी कैल्शियम की तरह +2 चार्ज वाला आयन बनाता है, Mg+2। हाँ। लेकिन Mg2 आयन Ca2+ से काफी छोटा होता है। हाँ, काफी छोटा होता है। तो चार्ज वही +2 पर साइज छोटा। इसका जालक एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा? जी। MgCl2 ज्यादा स्थिर होगा या कम? ये सोचना दिलचस्प होगा कि प्रकृति कैसे इन फैक्टर्स को बैलेंस करती है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छी पहेली है।